Assalamualaikum students, welcome to Abhyar Medicos. I hope you are all well. Our today's lecture is about hemolytic anemia. But before starting this lecture, you all must have to review anemia, classification of anemia, red cell structure और red cell membrane because ये सारे टॉपिक्स 70 to 80% हमारे आज के लेक्चर से लिंक है। तो सबसे पहले आप उन सबके लेक्चर्स का ओवरव्यू करें, देन ही आज के लेक्चर की तरफ आइए। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को क्लियर कर लेते हैं। हीमो, हीमो मीन्स ब्लड, लिटिक मीन ब्रेकडाउन, और एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया हम लोग ऑलमोस्ट जब से हमने एनीमिया सीरीज स्टार्ट की है तब से हम लोग हर लेक्चर में एनीमिया को डिफाइन कर चुके हैं। एनीमिया इज बेसिकली डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच आवर बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल। मीन कि हमारी बॉडी में इनफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल नहीं होता एनीमिक कंडीशन में। It is a condition in which there is an increase in red cell destruction and their lifespan drops up to less than 30 days. अब इसमें क्या होता है? हेमोलिटिक एनीमिया में आरबीसीज की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही होती हैं जिनमें आरबीसीज बिफोर देयर लाइफ कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन डेथ हो जाती है। उनकी 32 डेज में इनकी डेथ हो जाती है। नॉर्मली आर्टिस्ट का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, मीन्स के ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, और 4 मंथ से पहले ही हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इनहेरिटेड हेमोलिटिक एनीमिया एंड एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनहेरिटेड हेमोलिटिक एनीमिया को। अब जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स के मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने पेरेंट्स से या एंसेस्टर्स से ले रहे हैं, ठीक है। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो रही है, फैमिली टू फैमिली पास डाउन हो रही है। Inherited hemolytic anemia. There is a defect in genes or enzymes that are responsible for RBCs production. Means कि RBCs की प्रोडक्शन के लिए जो जीन्स चाहिए या एंजाइम्स चाहिए उनमें डिफेक्ट आ रहे होते हैं, फॉल्टी जीन्स होते हैं। अब जीन्स जो आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें फॉल्ट आ रहा है, जिसकी वजह से रेड सेल मेम्ब्रेन में भी फॉल्ट आ सकता है, हीमोग्लोबिन में भी फॉल्ट आ सकता है, जिसकी वजह से उनकी अर्ली डिस्ट्रक्शन होती है। सेल्स जो है वो फ्रिजाइल हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप सेल का साइज शेप देखें ना आरबीसीज की, कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि बाइकनकेव। अब इन सब में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स आ रहे होते हैं या कौन से ऐसे डिसऑर्डर आते हैं जो कि इसकी बाइकनकेव शेप को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। अब हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है? कुछ ऐसे जीन्स आ रहे होते हैं, कुछ सेल में ब्रेन में ऐसी चेंजिंग्स आ रही होती हैं जो कि सेल के स्ट्रक्चर को स्फेयर लाइक कर देती हैं। अब यहाँ पे लोग ना आरबीसीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह का होता है। उसकी मेम्ब्रेन का जो होता है ना, इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की एम्बेडिंग हुई होती है, इस तरह से यहाँ पे भी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, और यहाँ ही हमारे पास साथ ही साथ अंदर यहाँ पे ना कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की एम्बेडिंग हुई होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बैंड 3 प्रोटीन, बैंड 3 प्रोटीन। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोफोरिन ए, ग्लाइकोफोरिन ए। यहाँ पे हमारे पास होता है नेक्स्ट ग्लाइकोफोरिन सी, और यहाँ पे हमारे पास होता है ग्लाइकोफोरिन बी, कुछ इस तरह से।
और यहाँ नीचे हमारे पास होता है अल्फा स्पेक्ट्रिन और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास होता है बीटा स्पेक्ट्रिन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्पेक्ट्रिन का नेटवर्क। अगर आप यहाँ पर देखें बैंड फ्री प्रोटीन, जो बैंड फ्री प्रोटीन है वो विद द हेल्प ऑफ एनकाइरिन प्रोटीन और विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन 4.2 स्पेक्ट्रिन नेटवर्क के साथ अटैच हुई होती है। जबकि जो हमारा ग्लाइकोफोरिन सी है ना, वो विद द हेल्प ऑफ एक्टिन मोलिक्यूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन 4.1 स्पेक्ट्रल नेटवर्क के साथ अटैच हुआ होता है। अब हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस का। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या होगा, इस बैंड 3 प्रोटीन में, इस 4.2 प्रोटीन में, इस एनकाइरिन में और स्पेक्ट्रिन इस जगह पर डिफेक्ट आ रहा होगा। इन चारों चीज़ों में जब डिफेक्ट आ रहा होगा तो आरबीसीज की शेप स्फेयर लाइक हो जाएगी। जबकि एलिप्टोसाइटोसिस में क्या होता है, ग्लाइकोफोरिन सी, प्रोटीन 4.1, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन के नेटवर्क में डिफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो आपके सेल्स हैं वो ओवल लाइक हो जाते हैं या पहले एलिप्टिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आपकी हीमोग्लोबिन है ना, उसकी बीटा चेन में, ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना, उसमें डिफेक्ट आ रहा होता है। नॉर्मली जो आपके आरबीसीज होते हैं ना, उसमें HbA हीमोग्लोबिन होता है। आपके 96 to 98% सेल्स में HbA मीन्स के अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, आपके आरबीसीज में HbS हीमोग्लोबिन है, जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके सेल्स में ग्लूटामिक एसिड है उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है वेलिन के साथ, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। अब इस हीमोग्लोबिन से क्या होगा, नॉर्मली हमने कहा था आरबीसीज की शेप बाइकनकेव होती है। अब इस जो सिकल सेल एनीमिया के सेल्स होंगे ना, उसमें आरबीसीज की शेप कुछ इस तरह होगी, सिकल लाइक होगी या पहले क्रीसेंट शेप होगा। अब जब आरबीसीज की शेप बाइकनकेव होती है ना, तो वो इजीली ब्लड वेजल्स वगैरह में से पास कर लेता है। लेकिन जब इसकी शेप इस तरह से होती है या कोई और शेप में ये ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो जब ये ब्लड वेजल्स में से पास करते हैं ना, तो ये हमारी ब्लड वेजल्स में स्टक कर जाते हैं। अब ब्लड वेजल्स में ही इनकी एक्यूमुलेशन होती जाती है, जिसकी वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो सकता है या फिर ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस। इसमें भी रेड सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से सोडियम पोटाशियम जो है वो मेम्ब्रेन में से लीक होता रहता है, जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर होता है जिसे कहा जाता है हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस। इसमें जो आपके सेल की शेप है ना, वो कुछ इस तरह से हो जाती है, इस तरह से ना, उसमें माउथ लाइक स्लिट्स आपको नजर आ रहे होते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है G6PD डेफिशिएंसी। G6PD एक एंजाइम होता है जो कि आरबीसीज की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से या आप कह लें जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज होती है ना, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर आप कोई ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज इनटेक करें या कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अप्लाई हो सेल पे, तो उनकी ब्रेक डाउन हो सकती है। ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज लाइक कोई ड्रग आप ऐसे ले रहे हैं जो कि आरबीसीज की ब्रेक डाउन को ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर आप फेवाबीन्स इनटेक कर रहे हैं, वो भी हीमोलिसिस की तरफ लेकर जाता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। अब जो पायरुवेट काइनेज है, ये एक एंजाइम होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या करना होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करनी होती है एटीपी में। एटीपी क्या एनर्जी है जो कि हमारे आरबीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तब भी आरबीसीज की अर्ली ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया। एक्वायर्ड मीन्स कि आपकी बॉडी कोई चीज़ अडेप्ट कर रही है जिसकी वजह से आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, एलो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया एंड ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया। सबसे पहले अगर हम लोग देखें
ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया को, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी जो है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी अपनी बॉडी के आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। वो एंटीबॉडीज आकर आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन करती है। बेसिकली जो आपका इम्यून सिस्टम है ना, वो आपकी बॉडी के आरबीसीज को फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है, जिसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज आकर उसकी डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एलो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। एलो इम्यून, अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो फॉरेन आरबीसीज के अगेंस्ट, मतलब फॉरेन इस तरह से आपने ब्लड लगवाया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो आपको ब्लड लगा है वो आपके ब्लड ग्रुप से ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन आपको ब्लड ग्रुप लग गया बी नेगेटिव, मीन्स के ऑपोजिट ब्लड अगर आपको लगेगा तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम उन रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो जो आपको डोनर का ब्लड लगा, ठीक है, उन आरबीसीज के अगेंस्ट आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा और इन आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। ये आ गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आपने जो डोनर का ब्लड है उसमें होते हैं WBCs या आप कह ले लिम्फोसाइट्स। ये WBCs आकर जो आपकी बॉडी में RBCs थे उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया। मीन्स कि कोई आप ऐसी ड्रग ले रहे हैं, कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि आपके आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर कर रही है। लाइक आप पेंसिलिन ले रहे हैं, रिफेम्पिसिन ले रहे हैं, एम्पिसिलिन ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपकी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है फटीग, थकावट। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम है जिसकी वजह से आपके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से आपके जो टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे होंगे, आपको थकावट सी महसूस होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिजीनेस। डिजीनेस मीन्स आपको फेंट फील होगा, चक्कर से फील होंगे। लाइक आप सिटिंग पोजीशन में है, जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे तो आपको ऐसे फील हो रहा होगा जैसे आपका सर चकरा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्पेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होना क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। नेक्स्ट कोल्ड हैंड एंड फीट। अब ये कंडीशन भी अनीमिया में हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पेरिफेरल सर्कुलेशन करती है, आप कह लें पेरिफेरल वेजल कंस्ट्रिक्शन करती है। जो आपके बाजू हैं, हैंड्स हैं, फुट है, लेग्स है, वहाँ पर ये क्या करेगी, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगी ताकि जो आपका ब्लड है वो पहले वाइटल ऑर्गन्स तक पहुँच सके, लाइक ब्रेन तक पहुँच सके, हार्ट तक पहुँच सके, इन ऑर्गन्स तक पहुँच सके। तो यहाँ पर क्या कर देती है हमारी बॉडी, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, हार्ट फास्टली पंप करता है ताकि जो आपके टिश्यूज हैं वहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुँच सके। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, हिपैटो लीवर, स्प्लीन और मेगैली मतलब कि इनलार्जमेंट, जो आपका लीवर है और स्प्लीन है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आ रहा है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में आपके स्टोन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ रही है जॉइंटस। जॉइंटस में बेसिकली किस तरह से होती है, आरबीसीज की आपकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा। आरबीसीज में हमारे होता है हीमोग्लोबिन, जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हुई तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकला। हीमोग्लोबिन आगे कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में और फिर ये बिलीवर्डिन आगे हमारे पास कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। जब बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी आइज का कलर, स्किन का कलर आपका येलो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लैब डायग्नोसिस। बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज करता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली बता दिया है। यूरोबिलिनोजिन लेवल भी इंक्रीज करता है। ये बेसिकली बिलीरुबिन की ही रिडक्शन से आगे हमारे पास यूरोबिलिनोजिन पिगमेंट बनता है जो कि हमारे यूरिन को कलर दे रहा होता है। नेक्स्ट एटीएच लेवल भी इंक्रीज कर रहा होता है और रेटिकुलोसाइट लेवल भी इंक्रीज कर रहा होता है क्योंकि आरबीसी जो है वो
प्री मैच्योर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन पे चोर नहीं हो पा रहे होते। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो अंडरलाइन कॉज ट्रीट करना चाहिए कि क्या ऐसा कॉज आ रहा है जिसकी वजह से आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है। नेक्स्ट इम्यूनोसप्रेसेंट, हमने लास्टली बताया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही बॉडी के आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी की बॉडी में ब्लड का लेवल बहुत कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जाती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही केयरफुली करवानी चाहिए, प्रॉपर क्रॉस मैच करवाना चाहिए। जैसे कि हमने एलो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में बताया था कि उसमें अगर हम लोग गलत ब्लड लगवा लें तो तब भी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है, तो पहले केयरफुली क्रॉस मैचिंग करवाएं, देन ही ब्लड लें। नेक्स्ट लास्ट पे आ रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कोई भी सब कुछ ट्राई करके आपने देख लिया है, मेडिसिन ले ली हैं, अंडरलाइन कॉजेज ट्रीट कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं तो फिर आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram as well as in comment section. Instagram ID का लिंक आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।